गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि रेखीय स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम में श्रेणियाँ क्या होती हैं तथा जो श्रेणियाँ बनती हैं हमारे हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जो हमने बनाई थी लाइमन, पास्सन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी बनाई थी, वो फुंड श्रेणी कैसे प्राप्त होती है। इनकी अलग अलग श्रेणियों के लिए हमने तरंग दैर्ध्य का मान प्राप्त किया था। जो पहली श्रेणी थी लाइमन श्रेणी थी, उस लाइमन श्रेणी के लिए लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू हमने लिया था 912 एंगस्ट्रॉम के लगभग निकाला था और लैम्बडा मैक्सिमम का मान निकाला था 1216 एंगस्ट्रॉम के लगभग हमने प्राप्त किया था। फिर उसके पश्चात हमने जो बामर श्रेणी थी, उससे बामर श्रेणी में जो लैम्बडा मिनिमम का मान था वो हमने निकाला था 3646 एंगस्ट्रॉम निकाला था और लैम्बडा मैक्सिमम का जो मान हमने निकाला था वो 6568 एंगस्ट्रॉम के लगभग हमने मान प्राप्त किया था। ये क्या था तथा उसके पश्चात तीसरी श्रेणी थी जो पास्सन श्रेणी थी, उस पास्सन श्रेणी में जो लैम्बडा मिनिमम था, उस लैम्बडा मिनिमम का जो मान हमने निकाला था वो 8220 एंगस्ट्रॉम प्राप्त किया था। उसी के अकॉर्डिंग जो लैम्बडा मैक्सिमम का मान आएगा वो कितना आएगा 18751 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। ये तीनों श्रेणियों के लिए, इन तीनों श्रेणियों के लिए हमने मिनिमम व अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान प्राप्त किया था। ठीक है, आगे हम चौथी जो श्रेणी पढ़ेंगे उसका मान निकालेंगे। चौथी श्रेणी है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है? देखो इसमें क्या लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 कक्षा में, n बराबर 1 हो गया लाइमन, n बराबर 2 हो गया पास्सन बामर और n बराबर 3 हो गया पास्सन, n बराबर 4 हो गया ब्रैकेट, सॉरी n बराबर 5, 6, 7 अनंत कक्षा से n बराबर 4 कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त रेखाओं के समूह को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। इसमें लिखेंगे यह अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। यह अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो हम कैसे निकालेंगे? इसकी तरंग दैर्ध्य निम्न प्राप्त होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य निम्न प्राप्त
होती है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो किस तरीके से प्राप्त होगी? देखो भाई, पहला न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या हो गया? n1 बराबर 4 और n2 बराबर पहले तो ले लेंगे 5, तो क्या बन गया? 1/λ इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? 1/λ इक्वल्स टू r का मान रख देंगे 1.09 10 टू पावर 7 मल्टीप्लाई, देखो भाई ये मीटर में है, मीटर इनवर्स में है, इसको हम एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे, 10 टू पावर माइनस का 10 लगाएंगे तो इनवर्स में लगाएंगे वो भी, तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा? 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या आ गया? 1/λ इक्वल्स टू 1.09 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, 1/16 माइनस 1/25, एलसीएम ले लेंगे, हल करेंगे। जब एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1/λ इक्वल्स टू 1.09 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 25 को और 16 को गुणा किया तो कितना आ गया? 400 आ गया, तो यहाँ आ गया 25 और यहाँ -16, तो कितना हो गया? 1/λ बराबर 1.09 10 की पावर 7 गुणा 9/400, तो क्या आ जाएगा? 1/λ बराबर लैम्बडा बराबर 400 बटे 9 गुणा 1.09 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, इसको हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो गुणा भाग करने के पश्चात जो एंगस्ट्रॉम हमारे पास में जो मान आएगा वो आएगा लैम्बडा बराबर 14,572 एंगस्ट्रॉम के लगभग आएगा, 14,572 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ब्रैकेट श्रेणी में यदि इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से 4थी कक्षा में जब संक्रमण करता है तो उस दौरान उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 14,572 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इसी प्रकार हम मैक्सिमम का भी निकाल लेंगे। अधिकतम के लिए निकालते कितना आएगा? अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितना हो गया? n1 बराबर कितना बन गया? 4 और n2 बराबर कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो क्या आ गया? 1/λ इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/λ इक्वल्स टू 1.09 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/अनंत का होल स्क्वायर। अब 1/अनंत का होल स्क्वायर कितना हो गया? 0 हो गया, तो क्या हो गया? 1/λ बराबर 1.09 गुणा 10 की पावर 7 गुणा 1/16, तो बन गया लैम्बडा बराबर 16/1.09 गुणा 10 की पावर 7। ये मीटर में आएगा हमारे पास में, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 40,777 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, सॉरी 477 आएगा। नेक्स्ट श्रेणी देखेंगे, लास्ट श्रेणी देखेंगे अपन, फुंड श्रेणी। देखो क्या होती है फुंड श्रेणी।
यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 6, 7 डॉट 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 अनंत कक्षा से n बराबर 5वीं कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त रेखाओं के समूह को फुंड श्रेणी कहते हैं। यह अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य निम्न प्रकार प्राप्त करते ज्ञात करते हैं। पहले लिखेंगे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। अब न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होगी? n1 बराबर 5 और n2 बराबर 6, तो क्या हो गया 1 लैम्बडा इक्वल्स टू 1.09 10 टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/n1। n का मान कितना है? 5, तो 5 का वर्ग माइनस 1/n2 6 का वर्ग कितना हो गया? 1 लैम्बडा इक्वल्स टू 1.09 10 टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/25 माइनस 1/36। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1 लैम्बडा इक्वल्स टू 1.09 10 की पावर 7। एलसीएम ले लिया, इसका कितना आया? 0। पच्चीस का 150 जीरो हो गया, 15 बच गया। 25 75 और 15 कितने हो गए? 90। तो 900 हो गया। इधर 36 हो गया और इधर कितना हो गया? 25 हो गया। तो हल करेंगे कितना आएगा? 1 लैम्बडा बराबर 1.09 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 36 में से 25 गए तो कितना बच गया? 11 बटे 900। तो लैम्बडा बराबर 900 बटे 1.09 10 की पावर माइनस प्लस की 7 गुणा 11। जब इसको मैं एंगस्ट्रॉम में हल करूंगा तो एंगस्ट्रॉम में जो इसका मान आएगा हमारे पास में, वो मान कितना आएगा? 22,768 एंगस्ट्रॉम। 22,768 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे अधिकतम तरंग दैर्घ्य का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे अधिकतम तरंग दैर्घ्य, तो कितना आएगा? n1 बराबर 5 और n2 बराबर इन्फिनिटी अनंत। तो क्या हो गया? 1 लैम्बडा इक्वल्स टू 1.09 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/n1, n का मान 5 का वर्ग 1/n2, n2 का मान अनंत का वर्ग। तो कितना हो गया? 1 लैम्बडा बराबर 1.09 10 की पावर 7 गुणा 1/25। तो लैम्बडा बराबर 25 बटे 1.09 10 की पावर 7। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? लैम्बडा बराबर, इसमें इसका डिवाइडेशन करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में? 74,515 एंगस्ट्रॉम के लगभग बनेगा। 74,515 एंगस्ट्रॉम के लगभग बनेगा। ये हमारी श्रेणियां थी लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और फुंड। इन श्रेणियों के लिए हमने अधिकतम व न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा व आयनन विभव। आयनन ऊर्जा व आयनन विभव। आयनन ऊर्जा और आयनन विभव किसे कहते हैं? क्या होता है आयनन ऊर्जा और क्या होता है आयनन विभव? देखो भाई, परमाणु में क्या होता है? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें बंधित होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को
जैसे मान लो ये पहली कक्षा है, इस पहली कक्षा के उत्तेजन के लिए कितनी है, सॉरी ये पहली कक्षा इसकी कितनी है, मान इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा, पहले तो इतनी ऊर्जा में देनी पड़ेगी, तो हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसमें प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, ये यहां से उत्सर्जित होगा, उत्तेजित होगा। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं, आयनन ऊर्जा कह सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अर्थात किसी परमाणु को आयनीकरण करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ये हुआ कि परमाणु को हमने क्या कर दिया, आयनीकरण कर दिया। जब परमाणु को हमने आयनीकरण कर दिया तो उसके संगत जो ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को हमने क्या कह दिया, आयनन ऊर्जा कह दिया। ठीक है। तथा वह विभवांतर, अब आयनन विभव किसे कहेंगे, वह विभवांतर जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर वह आयनन ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, उसे आयनन विभव कहते हैं। अर्थात आयनन विभव किसे कहा कि वह विभव जिससे किसी परमाणु को त्वरित करने पर वह परमाणु आयनन ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, उस विभव को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। जो आयनन ऊर्जा होती है, और आयनन विभव होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में कितनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 13.6 वोल्ट होती है। इसकी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसकी कितनी होगी, 13.6 वोल्ट। ये केवल किसके लिए होती है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए होती है। ठीक है, आगे टॉपिक पढ़ेंगे अपन। उत्तेजन ऊर्जा व उत्तेजन विभव, उत्तेजन ऊर्जा व उत्तेजन विभव। मौखिकली इन दोनों को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करवाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे हमने क्या कह दिया, उत्तेजित ऊर्जा कह दिया। जैसे कहें कि परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करवाने के लिए उसकी संगत जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को मैंने क्या कह दिया, उत्तेजन ऊर्जा कह दिया। तथा इस के संगत जो विभव होता है उस विभव को हमने क्या बोल दिया, उत्तेजन विभव बोल दिया। क्या बोल दिया, उत्तेजन विभव बोल दिया। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से पहली कक्षा दूसरी कक्षा में क्या करेगा, संक्रमण करेगा, तो यहां से उत्तेजित होगा तभी तो कर पाएगा। तो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हमने क्या कह दिया, उत्तेजन ऊर्जा कह दिया। इसके संगत जो विभव होगा उसे हमने क्या कह दिया, उत्तेजन विभव कह दिया। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर मॉडल की कमियां। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, बोर मॉडल की कमियां। क्या होती बोर मॉडल की कमियां। पहली कमी तो ये हुई कि बोर मॉडल ने नील्स बोर ने केवल
एकल आयन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में ही व्याख्या कर पाया। द्वितीय आयन परमाणु के लिए व्याख्या नहीं कर पाया, अर्थात हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस। पहली कमी इसकी यही रही कि यह केवल एकल आयन परमाणु के बारे में ही बता पाया कि ये कैसे, इसके बारे में स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, कैसे स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती हैं, कैसे ये सघन गति करता है। द्वितीय आयन परमाणु के लिए ये व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है। दूसरी कमी क्या हुई कि बोर मॉडल, दूसरी कमी स्पष्ट ये हुआ कि बोर मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आवर्ती के बारे में, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तीव्रता के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की, कोई जानकारी प्रदान नहीं की। इसने केवल इसकी तरंगदैर्घ्य के बारे में बता दिया, आवर्ती के बारे में बता दिया, जबकि तीव्रता के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो बोर मॉडल की ये क्या थी? दूसरी कमी थी। तथा बोर मॉडल की तीसरी कमी क्या थी कि बोर मॉडल के अनुसार जो परमाणु है उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं, जबकि वास्तव में जो परमाणु होता है उस परमाणु में दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। अर्थात इस अभिग्रही या इस अवधारणा के लिए बोर के पास कोई सैद्धांतिक स्पष्टीकरण नहीं था। अर्थात बोर ने कोई भी सैद्धांतिक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु की कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं या दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, इनके बारे में स्पष्ट नहीं कर पाया। इसने ये कहा कि बोर मॉडल ने सिर्फ इतना बताया कि परमाणु के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। इसके सैद्धांतिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। 3 कमियां हो गई। चौथी कमी इसमें हम ये कह सकते हैं कि बोर मॉडल द्वारा, हमने ये कहा था कि बोर मॉडल द्वारा जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उस स्पेक्ट्रमी रेखाओं को यदि चुंबकीय क्षेत्र में उसका विपाटन करें, यदि उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं द्वारा किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन करें तो जीमान प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में यदि इसका विपाटन करें तो स्टॉक प्रभाव के बारे में भी नहीं बता पाया। जो बोर मॉडल था इसकी चौथी कमी क्या रही कि बोर मॉडल द्वारा यदि स्पेक्ट्रम रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र में इसका विपाटन किया जाए तो इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में स्टॉक प्रभाव के बारे में ये नहीं बता पाया। ये 4 क्या रही? इसमें कमी रही। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि बोर की भी कितनी कमी थी? 4 कमी थी। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बोर की द्वितीय अवधारणा का डी ब्रोगली सिद्धांत द्वारा स्पष्टीकरण।
आगे हम पढ़ेंगे बोर की द्वितीय अभिधारणा का डी ब्रॉगली सिद्धांत से स्पष्टीकरण। बोर ने दूसरी अवधारणा क्या दी? बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्रण गति करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात nवीं कक्षा का कोणीय संवेग हमने जो ज्ञात किया था, हमने क्या किया था? L बराबर n h/2π लिया था। L बराबर हमने ये लिया था कि m ऑफ E, R ऑफ n और V ऑफ n। तो m ऑफ E, R ऑफ n और V ऑफ n इक्वल्स टू NH/2π। ये हमने क्या लिया था? हमने ये माना था, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग n का मान यहां पर रखेंगे अपन, 1 से लेकर के अनंत तक रखेंगे। अब डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक था, उससे डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली ने यह कहा कि गतिशील इलेक्ट्रॉन से तरंगें क्या होती हैं? संबद्ध होती हैं। अर्थात जब अप्रगामी तरंगें संबद्ध होती हैं तो अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता, अर्थात गतिशील इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता। जब ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करेगा तो अप्रगामी तरंगों के लिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि उनकी तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज के बराबर होनी चाहिए। डी ब्रोगली ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण गति करेगा तो इस चक्रण गति के दौरान इसके संबंध क्या होंगी? अप्रगामी तरंगें उत्सर्जित होंगी और अप्रगामी तरंगों उत्सर्जित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और इसके कारण इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कक्षा की परिधि उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि की तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज के रूप में होनी चाहिए। अर्थात nवीं कक्षा की जो परिधि ली इसने वो कितनी ले ली? nवीं कक्षा की परिधि क्या है? 2πRn होती है। तो क्या हो गया? बराबर 2πR ऑफ n हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई? परिधि होगी। अब डी ब्रोगली के अनुसार हमने क्या निकाला था? यहां लिखेंगे डी ब्रोगली के अनुसार क्या बन गया? लैम्ब्डा बराबर क्या हो गया? h/p हो गया, h/p। अब p बराबर क्या हो जाएगा? m ऑफ E गुणा V ऑफ n, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा? देखो लैम्ब्डा बराबर कितना हो गया? h/m ऑफ E इंटू V ऑफ n, ठीक है। यहां से लैम्ब्डा का मैंने क्या पुट कर दिया? भाई उसकी परिधि के पूर्ण गुणज के रूप में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां से मैंने लैम्ब्डा का मान पुट कर दिया। क्या बन गया हमारे पास में? भाई nवीं कक्षा है तो इसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया? ये 2π, या ऐसे कहें कि इसका वैल्यू यहां से पुट कर तो क्या बन गया? 2πRn इक्वल्स टू NH/m ऑफ इंटू V ऑफ n। 2π को डिवाइड कर दिया और m ऑफ E इंटू V ऑफ n का मल्टीप्लाई कर दिया। तो m ऑफ E, V ऑफ n, R ऑफ n इक्वल्स टू NH/2π। और ये क्या बन गया? L बन गया। तो L बराबर क्या हो गया? NH/2π हो गया।
NH अपन क्या बन गया, 2 पाई बन गया। ठीक है, तो ये क्या थी, बोर की द्वितीय अवधारणा थी, किसके अनुसार, डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार। ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में या अगली क्लास में हम इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम्पल करवाएंगे। धन्यवाद।